हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के सामने एक उपन्यास शुरू कर रही हूँ, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी का अंतिम प्रश्न। उन्होंने 30 से ज़्यादा उपन्यास लिखे, जैसे परिणीता, देवदास, बड़ी दीदी, मंजली दीदी आदि। लेकिन अंतिम प्रश्न अपने समय से काफ़ी आगे है, उस समय के सामाजिक परिवेश से हटकर है। उस समय की नारी काफ़ी कम पढ़ी लिखी होती थी, जो सिर्फ चार दीवारी में रहकर ही अपना जीवन बिता देती थी। पर इस कहानी की पात्र कमल, जो शिवनाथ के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहती है, उस जमाने में कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं जानता था। इस तरह की नारी को असम्मान की नज़र से देखा जाता था। लेकिन कमल इस मेल डोमिनेटेड सोसाइटी की थोपी हुई ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को चैलेंज करती है। वो अपने विचारों को लॉजिक के साथ रखने का साहस रखती है। ज़्यादातर पुरुष इस तरह की नारी को अच्छा नहीं मानते। शिवनाथ, जो अपनी पत्नी को धोखा देता है कमल के लिए, और कमल को धोखा देता है मनोरमा के लिए। इस कहानी का मुख्य डिस्कशन का सेंटर आशुतोष बनर्जी या आशु बाबू का घर है, जो एक वृद्ध हैं जिनकी स्त्री का निधन हो चुका है। ये नॉवल काफ़ी बोल्ड विषय पर आधारित है। मुझे ये अच्छा लगा तो मैंने सोचा ये आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। इसको मैं 25 भागों में आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगी। अभी तक आप इसके 22 भाग सुन चुके हैं, तो आइए सुनते हैं इसका 23वां भाग। शीत का सूर्य अस्त हो गया। शाम ने कमरे को धुंधला कर दिया है। एक ज़रूरी कपड़े की सिलाई कमल अंधेरे होने से पहले कर लेना चाहती है। पास ही कुर्सी पर अजीत बैठा है। भाव देखकर लगता है कुछ कहते कहते रुककर उत्तर की अपेक्षा में बैठा है। मनोरमा और शिवनाथ का मामला फैल चुका है। आज की चर्चा उसी बात को लेकर शुरू हुई थी। शुरू में अजीत ने कहा कि ऐसा ही कुछ होगा, यह उसे आगरा में आते ही महसूस हो गया था। मगर ऐसा सोचने के कारण के संबंध में कमल ने कोई उत्सुकता नहीं दिखाई। उसके बाद अजीत ने न जाने क्या क्या कहा और आखिर में ऐसी जगह आकर चुप हो गया जहां दूसरा व्यक्ति कुछ न कहे तो आगे बढ़ना कठिन है। कमल बड़े ध्यान से सिलाई करने लगी, जैसे कहीं देखने का समय ही न हो। 2-3 मिनट यूं ही शांत बीत गए। और भी कितना समय यूं ही बीतेगा पता नहीं। इसीलिए अजीत को फिर से कोशिश करनी पड़ी। बोला, आश्चर्य तो यह है कि शिवनाथ के व्यवहार से तुम्हें ऐसा कुछ नहीं लगा? कमल ने सिलाई पर से नज़र हटाई, बस गर्दन हिलाकर बोली, नहीं, मुझे कुछ नहीं लगा। अर्थात तुम इतनी सीधी सादी हो कि तुमने कोई संदेह नहीं किया। इस बात पर किसी को विश्वास होगा? किसे होगा किसे नहीं मैं नहीं जानती, मगर क्या आपको भी नहीं होता? अजीत बोला, शायद होता, मगर तुम्हारे चेहरे की ओर देखकर नहीं पता। इस बार कमल ने चेहरा उठाया, हंसकर बोली, तो ध्यान से देखकर बताइए, विश्वास होता है या नहीं? अजीत की आंखें जलने लगी। बोला, तुम्हारी बात सच है, उस पर अविश्वास नहीं किया, इसीलिए उसका यह फल निकला। हाँ, मानती हूँ, मगर आपके संदेह करने के बाद कौन सा अच्छा फल हुआ बताइए। यह कहकर वह फिर हंसी और अपना काम करने लगी। इसके बाद लगभग 10 मिनट इधर उधर की बात करके अंत में थककर अजीत बोला, कभी हाँ कभी नहीं, क्या तुम्हें स्पष्ट बात करना नहीं आता? कमल अपनी सिलाई करते हुए ही बोली, औरतों को अस्पष्टता पसंद है, यह उनका स्वभाव है, तो मैं उस स्वभाव की प्रशंसा नहीं कर सकता। स्पष्ट कहना सीखो, नहीं तो दुनिया में काम नहीं चलता। आप भी अस्पष्ट बात समझना सीखें, नहीं तो कहने वाले को भी दिक्कत होती है। यह कहकर उसने उस कपड़े की तह बनाकर उसे टोकरी में रख दिया और बोली, जिन्हें स्पष्टता का लोभ है वह अखबार में भाषण छपवाते हैं, लेखक बनकर पुस्तकें लिखते हैं और नाट्यकार हों तो नाटक के नायक होते हैं। सोचते हैं अक्षरों के द्वारा जो प्रकाश नहीं हुआ उसे हाथ पैर हिलाकर प्रकाश करते हैं। वह प्यार करके क्या करते हैं नहीं जानती। आप बैठिए, मैं बत्ती जलाकर देती हूँ। यह कहकर वह तेज कदमों से दूसरे कमरे में चली गई। 5-6 मिनट बाद वह हाथ में लालटेन लेकर लौटी और उसे मेज पर रखकर नीचे बैठ गई।
अजीत बोला, मैं वक्ता, लेखक या नाट्यकार कुछ भी नहीं हूँ, इसीलिए उनकी बात नहीं कर सकता, मगर प्यार करके क्या करते हैं जानता हूँ। वह शिवरीति से विवाह करने का नाटक नहीं करते, स्पष्ट परिचित पथ पर चलते हैं। उनके न रहने पर दूसरों को खाने पहनने का कष्ट नहीं होता। आश्रम के लिए मकान मालिक के पैर नहीं पड़ना पड़ता। असम्मान की चोट। कमल बीच में रोकते हुए बोली, बस बस। हंसकर बोली, अर्थात वह शुरू से ही ऐसी मजबूत इमारत बना देते हैं, मरने से पहले उसमें जीवित मनुष्य सांस भी नहीं ले सकता। वह अच्छे लोग हैं। अचानक दरवाजे पर से अनुरोध आया, हम अंदर आ सकते हैं? आवाज़ हरेंद्र की थी। मगर हम कौन? आइए आइए, कहती हुई कमल दरवाजे पर चली गई। हरेंद्र के साथ एक युवक था। हरेंद्र बोला, सतीश को तुमने सिर्फ एक बार हमारे आश्रम में देखा है, मगर उम्मीद है तुम भूली नहीं होंगी। कमल हंसकर बोली, नहीं भूली, बस उस दिन सफ़ेद कपड़े थे, आज पीले हैं। हरेंद्र बोला, यह उसी ऊंची भूमि पर आरोहण की बाहरी घोषणा मात्र है और कुछ नहीं। यह काशी से अभी आया है, 2 घंटे से ज़्यादा नहीं हुए। थका हुआ है, मगर तुम पर प्रसन्न नहीं है। फिर भी मैं यहाँ आ रहा हूँ सुनकर अपने आवेग को रोक नहीं पाया। यह हम ब्रह्मचारियों के मन की उदारता है और कुछ नहीं। यह कहकर कमरे में झांककर बोला, अच्छा तो एक और ब्रह्मचारी पहले से ही यहाँ है। चलो अब चिंता नहीं रही। मेरा आश्रम तो समाप्त हो गया, मगर एक और आरंभ हो गया। यह कहकर वह भीतर आया और कुर्सी की ओर इशारा करके सतीश से बोला, बैठो, और खुद जाकर पलंग पर बैठ गया। कमल खड़ी थी। कमरे में तो और कुर्सी नहीं थी, इसीलिए सतीश को बैठने में दुविधा हो रही थी। हरेंद्र समझ गया, फिर भी हंसकर बोला, बैठ जाओ सतीश, जाति नष्ट नहीं होगी। काशी से लौटकर कितने भी ऊंचे हो गए हों, मगर मत भूलना कि दुनिया में उससे ऊंची जगह भी है। नहीं, यह कारण नहीं था, कहकर सतीश बैठ गया। उसकी शक्ल देखकर कमल हंसी, बोली, आपके मुंह से ताना अच्छा नहीं लगता हरेन बाबू। आश्रम के प्रतिष्ठिता भी आप हैं, महंत महाराज भी आप हैं। वह उम्र में छोटे हैं, पंडागिरी में भी छोटे हैं। उनका काम तो अब आपके आदेश और उपदेश मानना है। इसलिए हरेंद्र बोला, इसलिए कि कोई ज़रूरत ही नहीं है। आश्रम का प्रतिष्ठिता मैं हूँ, मगर महंत और महाराज मेरे 2 मित्र सतीश और राजन। एक का काम है मुझे उपदेश देना और दूसरे का काम है मेरी बात न मानना। एक का तो पता ही नहीं है, दूसरा लौटा है बहुत सारे तत्व लेकर। डर लग रहा है कि उसके साथ कदम मिलाकर नहीं चल पाऊंगा। अब चिंता है तो उन भूखे बच्चों की। काशी कांची घुमाकर उन्हें यह ले आया है। इस बीच आचार निष्ठा में कोई कमी नहीं आई। उनको देखते ही समझ गया। बस यही दुख है कि थोड़ी तपस्या और करते तो गाड़ी का किराया नहीं लगता। कमल ने दुखी होकर पूछा, वह लड़के क्या बहुत कमज़ोर हो गए हैं? कमज़ोर? आश्रम की परिभाषा में शायद उनका कुछ नाम है, सतीश जानता होगा। मगर आधुनिक काल में बनाई हुई शुक्राचार्य के तपोवन की तस्वीर देखी है? नहीं देखी तो ठीक से समझ नहीं पाओगी। दूसरी मंजिल के बरामदे से देखकर मुझे लगा जैसे कंकाल का समूह स्वर्ग से मेरे आश्रम में आ रहा है। एक भरोसा तो हुआ, हमारा आश्रम बंद भी हो गया तो भूख से मरेंगे नहीं। देश के किसी कला भवन में मॉडल का काम मिल ही जाएगा। कमल बोली, मैंने सुना है आप आश्रम बंद कर रहे हैं, यह सच है क्या? हाँ, तुम्हारे तीर मुझसे सहन नहीं होते। सतीश यहाँ इसी कारण से आया है। उसकी धारणा है कि तुम भारतीय रमणी नहीं हो, इसीलिए भारत के सत्य को तुम नहीं पहचानती। वही यह तुम्हें समझाना चाहता है। समझोगी या नहीं यह तो तुम ही जानती हो, मगर उसे मैंने आश्वासन दिया है कि मैं कुछ भी करूं, मगर तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन आश्रमों को अजीत कुमार बना रहे हैं। इतनी खबर मिली है कि वह बहुत सारा पैसा लगाकर ऐसे 10-20 आश्रम खोल देंगे। उनके पास धन भी है, देने का सामर्थ्य भी है। उनमें से एक आश्रम तो सतीश को मिल ही जाएगा। कमल दबी हंसी हंसकर बोली, दानशीलता जैसी दुष्कृति को ढकने का ऐसा तरीका और नहीं है, मगर भारत के सत्य को मुझे समझाकर सतीश बाबू को क्या फ़ायदा होगा?
मैंने हरेन बाबू का आश्रम बंद करने के लिए नहीं कहा और रुपयों के जोर पर भारत में और आश्रम खोलने से भी मैं अजीत बाबू को नहीं रोकूंगी। मेरी आपत्ति तो बस इतनी ही है कि उसे सत्य मानना, इससे किसको क्या नुकसान होगा। सतीश विनीत भाव से बोला, नुकसान का परिमाण बाहर से नहीं दिखेगा, मगर बहस के लिए नहीं, शिक्षार्थी बनकर कुछ प्रश्न पूछूं तो क्या जवाब नहीं मिलेगा। मगर आज मैं बहुत थक गई हूँ सतीश बाबू। सतीश ने उसकी बात नहीं मानी। बोला, हरेणदा भी मजाक कर रहे थे कि मैं काशी से लौटकर जितना भी ऊपर उठ गया हूँ, उससे भी ऊंची जगह दुनिया में है, वह यह कमरा है। मैं जानती हूँ कि इनकी आप पर गहन श्रद्धा है। आश्रम बंद हुआ तो नुकसान नहीं होगा, मगर आपकी बातों में से अगर इनका मन बदलता है तो उस नुकसान की भरपाई कठिन है। कमल चुप रही। सतीश बोला, आप राजन को अच्छी तरह जानती हैं, वह मेरा मित्र है। मूल विषय पर विचार नहीं मिलते तो हमारी मित्रता नहीं होती। उसकी तरह भारत की सर्वांगीण मुक्ति में अपनी जाति के कल्याण की कामना मैं भी करता हूँ। इसी उम्मीद में लड़कों को एकत्र करके हम संगठन बनाना चाहते हैं। नहीं तो मृत्यु के पश्चात स्वर्ग का लोभ नहीं है हमें, मगर नियमों के कठोर बंधन के सिवा यह संघ नहीं बन सकता। और फिर लड़के ही नहीं, उस बंधन को हमने खुद भी ग्रहण किया है। वहाँ कष्ट है, रहेगा ही। बहुत श्रम करके बड़ी वस्तु को पाने को ही आश्रम कहते हैं, इसमें उपहास की तो कोई बात नहीं। जवाब न पाकर सतीश कहने लगा, हरेनदा का आश्रम कैसा है इस विषय में मैं चर्चा नहीं करूँगा, क्योंकि उसमें व्यक्तिगत हो जाने का डर है। मगर भारतीय आश्रम में भारत के अतीत के प्रति निष्ठा और श्रद्धा है, यह अस्वीकार नहीं किया जा सकता। त्याग, ब्रह्मचर्य, संयम, यह सब शक्तिहीन अक्षमों का धर्म नहीं है। जाति गठन के प्राण और उपादान कभी इसी में निहित थे। आज इस युग में भी वे अवहेलना के योग्य नहीं है। मरते हुए भारत को इसी पथ पर चलकर बचाया जा सकता है। कभी मंत्र मुखरित, होमाग्नि प्रज्वलित, तपस्या कठोर भारत के इस आश्रम में ही जीवन का मौलिक कल्याण सफल होने का उद्देश्य छिपा था। वह ज़रूरत आज भी समाप्त नहीं हुई। यह सत्य कौन मूर्ख होगा जो अस्वीकार करे। सतीश के कहने के ढंग में अपनापन था। बातें अच्छी थी और बार बार कहने के कारण याद हो गई थी। अंत की ओर उसका मृदु स्वर और उद्दीपना के कारण काला चेहरा बैंगनी हो गया। अजीत पलक झपकाए बिना उसकी ओर देख रहा था और इस पवित्र भाव से वह रोमांचित हो गया। हरेंद्र ने इससे पहले अपने आश्रम के विरुद्ध कुछ भी कहा हो, आश्रम के विगत गौरव के विवरण से वह विश्वास और अविश्वास के बीच तूफान की तरह झूलने लगा। उसी पर सतीश अपनी नज़रें गड़ाकर बोला, हरेंदा, हम मर गए, मगर इस आश्रम में ही हमारा नवजन्म लाभ का विज्ञान है। यह आप कैसे भूल गए? आप बंद करना चाहते हैं, मगर बंद करना ही क्या बड़ा है? बनना क्या उससे बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं? आप ही बताएं। कमल की ओर देखकर पूछा, अपने जीवन में आपने कितने आश्रम देखे हैं? कितनों से आपका परिचय है? कठिन प्रश्न है, कमल बोली। वास्तव में एक भी नहीं देखा और आप लोगों के सिवा किसी से परिचय नहीं है। तो? कमल हंसकर बोली, आंखों से देखना ही सब कुछ है क्या? आपके आश्रमों में श्रम को मैंने देखा, मगर बड़े लाभ का तो मामला दिखा ही नहीं। सतीश बोला, आप फिर मजाक बना रही हैं? उसका गुस्से से भरा चेहरा देखकर हरेंद्र स्निग्ध स्वर में बोला, नहीं नहीं सतीश, वे मजाक नहीं कर रही, यह उनका स्वभाव है। सतीश बोला, स्वभाव? स्वभाव कह देने से सब कुछ नहीं हो जाता हरेंद्र। भारत के अतीत में जो पूजनीय उदाहरण था, उसी की अवमानना, उसे अश्रद्धा करना है। यह इसे टाला नहीं जा सकता। हरेंद्र कमल की ओर इशारा करके बोला, इस बात पर उनसे बहुत बार बहस हुई है। ये कहती हैं अजीत का कोई भार नहीं, वस्तु अतीत बनती है काल धर्म के कारण, मगर उसे अच्छा अपने गुणों से बनना पड़ता है। सिर्फ प्राचीन होने से ही कोई वस्तु पूजनीय नहीं हो जाती। जो बर्बर जाति कभी अपने बूढ़े माता पिता को जीवित दफना देते थे, अब उस प्राचीन अनुष्ठान की दुहाई देकर वह कर्तव्य निर्देश करना चाहे कोई तो रोकना चाहिए सतीश।
सतीश क्रोधित होकर ऊंची आवाज में बोले, प्राचीन भारत के साथ बर्बर जाति की तुलना नहीं की जा सकती हरेंद्र। हरेंद्र बोला, जानता हूँ, मगर यह तर्क नहीं है सतीश, यह तो तेज आवाज़ है बस। सतीश और ज़्यादा उत्तेजित होकर बोला, आप भी कभी नास्तिक के फंदे में फंस जाओगे, यह मैंने नहीं सोचा था हरेंद्र। हरेंद्र बोला, तुम जानते हो मैं नास्तिक नहीं हूँ, मगर गाली देकर अपमान किया जा सकता है, विचार नहीं मनवाए जा सकते। कठोर बात संसार में सबसे दुर्बल चीज़ है। सतीश को शर्म आ गई। झुककर हाथ से उसका पैर छूकर सिर झुकाकर बोला, अपमान नहीं किया हरेंद्र, आप तो जानते हैं हम आपको कितना मानते हैं, मगर दुख होता है जब आप कहते हैं कि भारत की शाश्वत तपस्या पर आपको विश्वास नहीं है। कभी जिस साधना द्वारा उन्होंने इस भारत की विशाल जाति और सभ्यता को गढ़ा था, वह सत्य कभी विलुप्त नहीं हुआ। मैंने सोने के अक्षरों से स्पष्ट लिखा हुआ देखता हूँ, उस भारत का धर्म वही हमारी अपनी चीज़ है। उस मरती हुई विराट जाति को उसी साधना से ही बचाया जा सकता है हरेंद्र, और कोई रास्ता नहीं है। हरेंद्र बोला, नहीं भी हो सकता सतीश, तुम्हारा विश्वास है और उसका मूल्य तुम्हारे लिए ही है। एक दिन ऐसी ही बात के उत्तर में कमल ने कहा था, आदिम समय में इस धरती पर विशाल जीवों की सृष्टि हुई थी। अपनी विशालता के कारण उन्होंने धरती पर कब्जा कर लिया था। उस दिन वही सत्य था, मगर फिर एक दिन उसी विशालता के कारण उनकी मृत्यु हुई। एक दिन का सत्य दूसरे दिन का झूठ बन गया और वह जाति संसार से विलुप्त हो गई। जरा सी दुविधा नहीं हुई। उन्हीं की अस्थि आज पत्थर के रूप में रूपांतरित हो गई हैं, वैज्ञानिकों की खोज की चीज़ बन गई हैं। सतीश को अचानक कोई उत्तर नहीं सूझा। वह बोला, तो क्या हमारे पूर्वजों के आदर्श भ्रांत थे? उनके तत्व में सत्य नहीं था? हरेंद्र बोला, शायद उस समय हो, आज न हो। उस समय का स्वर्ग का पथ अगर यमराज की दाईं ओर आ गया है तो नाराज होने का कारण नहीं है सतीश। सतीश अपने क्रोध को दबाकर बोला, हरेंद्र, यह सब सिर्फ आधुनिक शिक्षा का फल है और कुछ नहीं। हरेंद्र बोला, हो सकता है, मगर आधुनिक शिक्षा अगर आधुनिक समय के कल्याण का पथ दिखा सकती है तो इसमें शर्म का कारण नहीं दिखता सतीश। काफ़ी देर तक चुप रहकर सतीश बोला, मगर मुझे इसमें शर्म के सैकड़ों कारण नजर आते हैं हरेंद्र। भारत का ज्ञान, भारत का प्राचीन तत्व इस भारत की विशेषता और प्राण है। उस भाव और तत्व को विसर्जित करके देश को अगर स्वतंत्रता पानी हो तो उस स्वतंत्र भारत से भारत की जीत नहीं होगी। जीत होगी पाश्चात्य नीति और सभ्यता की। वह पराजय ही है, इससे तो मृत्यु अच्छी। उसकी वेदना आंतरिक थी। उस पीड़ा को भांपकर हरेंद्र चुप हो गया, मगर इस बार उत्तर दिया कमल ने। चेहरे पर कोई परिचित भाव नहीं, स्वर संयत, शांत और धीमा बोली, सतीश बाबू, अपने जीवन में जैसे खुद को विसर्जित किया है, संस्कारों की ओर से भी अगर उसका इसी तरह त्याग कर सकते तो आज यह बात समझने में कठिनाई नहीं होती कि भावों के लिए, विशेषता के लिए इंसान नहीं है। इंसान के कारण उनका आदर है, इंसान के कारण ही उनका मूल्य है। इंसान ही अगर न रहा तो उसकी महिमा गाकर क्या होगा? न भी हो भारत के विचारों की जीत, इंसान की जीत तो होगी, तब मुक्ति पाकर इतने नर नारी धन्य हो जाएंगे। देखिए जरा नई तुर्की की ओर, जब तक वह अपनी प्राचीन रीति नीति, आचार अनुष्ठान, परंपरागत पुराने पथ को सत्य मानकर पकड़े हुए थे, तब तक बार बार पराजय होती रही। आज विप्लव के बीच उसने सत्य को पाया, उसका सारा कूड़ा करकट बह गया। आज किसकी मजाल है कि उसका मजाक उड़ाए, जबकि उस प्राचीन मत ने कभी उन्हें दी थी जीत, ऐश्वर्य और इंसानियत। सोचा था वही एक सत्य है, सोचा था उसी के सहारे खोया हुआ गौरव फिर पा लेंगे। सोचा भी नहीं था कि वह भी बदलना होगा। आज वह मोह मर गया, मगर उनके इंसान बच गए। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं और होते रहेंगे। सतीश बाबू, आत्मविश्वास और आत्म अहंकार एक चीज़ नहीं है। सतीश बोला, जानता हूँ,
मगर पश्चिम के लोगों ने ही इंसान को अंतिम उत्तर दिया है। यह नहीं भी तो हो सकता। उनकी सभ्यता एक दिन मिट जाएगी, यह भी तो संभव है। कमल सिर हिलाकर बोली, संभव है, मुझे विश्वास है वैसा होगा भी। तो कमल बोली, इसमें धिक्कारने जैसा कुछ नहीं है सतीश बाबू। भला और बुरा शत्रु नहीं है, भले का शत्रु वह है जो उससे भी ज़्यादा भला है। वह यही भारत का डर है, और वही ज़्यादा भला जब आकर प्रश्न का उत्तर मांगेगा तब उसे राजदंड देकर इसे हट जाना पड़ेगा। कभी शक हूणों से ताकत के जोर पर भारत पर विजय पाई थी, मगर वह इसकी सभ्यता को नहीं बांध पाए, वह खुद ही बंध गए थे। इसका कारण जानते हैं? असल कारण था वह खुद छोटे थे, मगर मुग़ल पठानों की परीक्षा रह गई। फारसी अंग्रेज़ आ गए। वह मियाद आज भी समाप्त नहीं हुई। भारत को इसका जवाब एक दिन उन्हें देना ही पड़ेगा। उस प्रश्न को छोड़ो, मगर पश्चिम की ज्ञान विज्ञान की सभ्यता अगर भारत को आज पकड़ ले तो अहंकार को चोट लगेगी, मगर कल्याण तो होगा। मैं यह बात जोर देकर कह सकती हूँ। सतीश ने सिर हिलाकर बोला, नहीं नहीं नहीं, जिनके पास आस्था नहीं है, श्रद्धा नहीं है, विश्वास की नींव जिनकी रेत पर खड़ी हो, उनसे ऐसी बात करना ही सर्वनाश होगा। यह कहकर हरेंद्र की ओर कटाक्ष करके बोला, ठीक इसी तरह एक दिन बांग्लादेश में ज़्यादा दिन नहीं हुए विदेश का विज्ञान, विदेश का दर्शन, विदेश की सभ्यता को अच्छा मानकर आदर्श भ्रष्ट कुछ लोगों ने संपूर्ण शिक्षा की विजातीय स्पर्धा से अपनी चीज़ को तुच्छ करके देश के मन को विक्षिप्त कदाचारी बना दिया था। मगर इतना बड़ा अकल्याण विधाता सह नहीं पाए। प्रतिक्रिया से विवेक लौट आया, गलती का एहसास हुआ। उन बुरे दिनों में जिन महानुभावों ने केंद्र विमुख चित्त को वापस अपने घर की ओर लौटाया, वह सिर्फ देश के ही नहीं, भारत के लिए भी आदरणीय हैं। यह कहकर उसने दोनों हाथ जोड़कर उन महान लोगों को प्रणाम किया। यह बात सच है, सब जानते हैं। हरेंद्र और अजीत ने भी जब उनके उद्देश्य को प्रणाम किया तो विस्मय की कोई बात नहीं थी। अजीत धीमे से बोला, नहीं तो उस समय देश के ज़्यादातर लोग ईसाई बन जाते, सिर्फ उन लोगों के कारण यह नहीं हुआ। कहकर उसने कमल की ओर देखा कि उसकी नज़रों में इस बात का अनुमोदन नहीं था, तिरस्कार था, मगर चुप थी। शायद उत्तर देने की इच्छा भी नहीं थी। अजीत को वह जानती थी, मगर हरेंद्र ने भी जब उन बातों का समर्थन किया तो थोड़ी देर पहले हरेंद्र जो कह रहा था उससे इस बात का कोई सादृश्य न पाकर वह चुप नहीं रह पाई। बोली, हरेन बाबू, कुछ लोग होते हैं जो भूत नहीं मानते मगर भूतों से डरते हैं। इसे ही भाव के घर में चोरी होना कहते हैं। इससे बड़ा अन्याय हो ही नहीं सकता। इस देश में आश्रम बनाने के लिए रुपयों की कमी नहीं आएगी, लड़के भूखे भी नहीं रहेंगे। सतीश बाबू का काम चल जाएगा, मगर उन्हें त्यागने का झूठ आपको हमेशा परेशान करेगा। रुककर बोली, मेरे पिता ईसाई थे, मगर मैं क्या कहूँ, यह उन्होंने कभी नहीं पता किया, मैंने भी नहीं। उसकी ज़रूरत नहीं थी, याद भी नहीं था। प्रार्थना करती हूँ कि धर्म को मरते दम तक यूं ही भूली रहूं, मगर जिन्हें व्यभिचारी कह रहे हैं और जिन्हें नमस्कार कर रहे हैं, सर्वनाश करने में किसका ज़्यादा हाथ है, इस प्रश्न का उत्तर एक दिन लोग ज़रूर पूछेंगे। सतीश के शरीर पर जैसे किसी ने चाबुक मार दिया। तीव्र पीड़ा से अचानक उठकर पूछने लगे, आप इनका नाम जानती हैं? कभी किसी से सुना है? कमल बोली, नहीं। तो पहले जान लीजिए। कमल हंसकर बोली, ठीक है, मगर मुझे नाम जानने का मोह नहीं है। नाम जानना ही सब कुछ है, यह मैं नहीं सोचती। उत्तर में सतीश आंखों से अवज्ञा और घृणा बरसाता हुआ बाहर चला गया। वह नाराज़ होकर गया है। इस अप्रीतिकर मामले को ठीक करने की कोशिश में हरेंद्र हंसने की कोशिश करके बोला, कमल की आकृति प्राच्य की है और प्रकृति प्रतिच्य की। एक दिखती है, दूसरी छिपी रहती है। यही इंसान गलती कर बैठता है। वह जो परोसती है
वह निगला जा सकता है, मगर हजम करने में दिक्कत होती है। पेट की 32 नाड़ियों में जैसे मरोड़ पड़ने लगती है। हमारी किसी भी प्राचीन वस्तु पर उसका कोई विश्वास है, न उसके लिए कोई दर्द। बेकार कहने में उसे कोई पीड़ा नहीं होती, मगर सूक्ष्म मिलने पर उसे तोला नहीं जा सकता। यह वह समझती ही नहीं। कमल बोली, समझ सकती हूँ, मगर दाम लेते समय एक के बदले दूसरा नहीं ले सकती। मेरी आपत्ति वही है। हरेंद्र बोला, मैंने तय कर लिया है, आश्रम बंद कर दूंगा। इस शिक्षा से लड़के देश की मुक्ति और कल्याण को पाएंगे, इस बात पर मुझे संदेह है। मगर इन गरीब बच्चों का, जिन्हें सतीश उनके घर से लाया है, क्या करूं समझ नहीं आता। सतीश को भी नहीं सौंप सकता। कमल बोली, ज़रूरत भी नहीं है, मगर इनसे कुछ अलौकिक करवाने की उम्मीद भी छोड़ दें। दीन दुखी के बच्चे हर देश में हैं। वह जैसे उनको पालते हैं वैसे ही आप भी पालें। हरेंद्र बोला, इसी बात पर निश्चिंत नहीं हो पाया हूँ कमल। मास्टर बुलाकर उन्हें पढ़ा तो पाऊँगा, मगर जिस संयम और त्याग से उनकी शिक्षा आरंभ हुई थी, उससे अलग करके इन्हें इंसान बना पाऊँगा या नहीं, यही डर है मन में। कमल बोली, हरेन बाबू, सारी चीज़ों को इस तरह से सोचते हैं आप लोग, इसीलिए तो सीधा उत्तर नहीं मिलता। संदेह होता होगा, शायद यह लोग देवता बन जाएं, या फिर बिल्कुल ही जानवर बन जाएंगे। जगत की सहज सरल स्वाभाविक श्री आंखों के सामने रहती ही नहीं। मन में गड़े हुए अन्याय से सारा मन शंका से मलिन रखते हैं। उस दिन जो मैंने आश्रम में देखा, वह क्या संयम और त्याग की शिक्षा है? उन्हें मिला क्या है? मिले हैं दूसरों के दिए हुए दुख, अनाधिकार और भूख। चीन में जन्म से ही लड़कियों के पैर छोटे रखे जाते हैं। पुरुष छोटे पैरों को सुंदर मानते हैं वहाँ। यह तो मैं सह सकती हूँ, मगर लड़कियाँ जब अपने पंगु और विकृत पैर देखकर खुद ही मोहित होती हैं, तब उम्मीद जैसी कोई चीज़ बाकी नहीं रहती। आप लोग अपने कर्म में मग्न हैं। मैंने उन बच्चों से पूछा, बच्चों कैसे हो? तो उन्होंने एक साथ कहा, सुख से हैं। एक बार कहने से पहले सोचा तक नहीं। उनका सोचना तक समाप्त हो गया। ऐसा शासन है। नीलिमा दीदी ने मेरी ओर देखा, शायद उत्तर की उम्मीद में, मगर छाती पीटकर रोने के सिवा मुझे कोई उत्तर नहीं मिला। मन ही मन सोचा, भविष्य में यही बच्चे स्वाधीनता लाएंगे। हरेंद्र बोला, बच्चों की छोड़ो, मगर राजन और सतीश, यहाँ यह लोग तो युवक हैं, इन्होंने भी तो सब कुछ त्याग दिया है। कमल बोली, आप राजन को नहीं जानते, इसीलिए उसे भी रहने दीजिए, मगर वैराग्य यौवन में ही ज़्यादा होता है। जहाँ वह शक्ति है, वहाँ विरोधी शक्ति के सिवा उसे बस में कौन करेगा। हरेंद्र बोला, नाराज मत होना कमल, मगर तुम्हारे खून में तो वैराग्य नहीं है। तुम्हारे पिता यूरोपियन थे, उन्होंने ही तुम्हें बचपन में पाला। माँ इस देश की थी, मगर उनकी बात न करना ही अच्छा। देह के रूप के सिवा शायद उनसे कुछ नहीं पाया तुमने, इसीलिए पश्चिम की शिक्षा के भोग को ही तुमने सबसे बड़ा जाना। कमल बोली, नाराज नहीं हूँ हरेन बाबू, मगर आप ऐसी बातें ना करें। सिर्फ भोग को जीवन में बड़ा मानकर कोई जाति कभी बड़ी नहीं हो सकती। मुसलमानों ने जब यह भूल की तो उनका त्याग भी हो गया और भोग भी छूट गया। ऐसी भूल करेंगे तो वह भी मरेंगे। पश्चिम जगत से अलग तो नहीं है। उस विधान की उपेक्षा करके कोई नहीं जी सकता। यह कहकर वह एक पल मौन रहकर बोली, तब आपको भी व्यंग्य करने का बहाना मिल जाता कि क्यों मैंने कहा था ना। 2-4 दिन के नाचने कूदने के बाद इनका समय समाप्त हो जाएगा, मगर देखो हम हमेशा से हैं। कहते कहते हंसी से उसका चेहरा खिल उठा। हरेंद्र बोला, वह दिन ज़रूर आए। कमल बोली, ऐसा नहीं कहना चाहिए हरेन बाबू। इतनी बड़ी जात अगर सिर झुका ले तो उसकी धूल से जगत का सारा प्रकाश म्लान हो जाएगा। इंसान के लिए वह बुरा दिन होगा। हरेंद्र खड़ा हो गया, बोला, अभी उसमें देर है, मगर अपने बुरे दिनों का आभास मिल रहा है। बहुत सारा प्रकाश धुंधला हो गया है। पिता से बुझाने का कौशल ही सीखा था, कमल जलाने का नहीं सीखा।
अच्छा चलता हूँ। अजीत बाबू को चलने में देर है क्या? अजीत उठने को हुआ मगर उठा नहीं। कमल बोली, हरेन बाबू, जो प्रकाश पथ पर न पड़कर आंखों पर गिरता है तो इंसान कुछ नहीं देख पाता, और जो वह प्रकाश बुझा दे उसे मित्र समझिएगा। हरेंद्र लंबी सांस छोड़कर बोला, बहुत बार लगता है कौन से बुरे समय में तुमसे मिला था, उस पर मेरा जोर नहीं, फिर भी कह सकता हूँ, जितनी विद्या, बुद्धि, ज्ञान और जुलूस वह दिखाए, भारत के सामने सब बेकार हैं। कमल बोली, यह तो वह बात हो गई कि कोई क्लास में फेल हो गया और एमए पास करने वाले को धिक्कारने लगा। हरेन बाबू, जैसे आत्ममर्यादा बोध है वैसे ही बड़ाई भी कुछ होती है। हरेंद्र को गुस्सा आ गया, बोला, बातें तो बहुत है मगर यही भारत कभी जगत का गुरु था। तब बहुत से वंशज शायद पेड़ों पर रहते थे। फिर एक दिन आएगा जब यही भारत जगत के शिक्षक के आसन पर आसीन होगा। ऐसा ज़रूर होगा। कमल नाराज़ नहीं हुई, बोली, आज वह पेड़ पर से नीचे ज़मीन पर आ गया है, मगर किस महाअतीत में कोई पृथ्वी का गुरु था और कौन से महाभविष्य में फिर उसका उत्तराधिकारी अपना पैतृक पेशा फिर से पाएगा। इस चर्चा का सुख लेना है तो अजीत बाबू को पकड़िए, मुझे बहुत काम है। हरेंद्र बोला, ठीक है, नमस्कार, मैं चलता हूँ, कहकर उदास गंभीर होकर चला गया।